नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट सिक्के ऐप पर आपका स्वागत है। और आज हम करंट सिक्के में 14 और 15 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट सिक्के पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, एक सूचकांक जारी हुआ, एक रिपोर्ट जारी हुआ है, इसका नाम है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत है, भारत का स्थान है कौन सा। अभी एक नया इंडेक्स जारी हुआ है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसके अनुसार जो भारत है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई। भारत कौन से नंबर पे आता है भाई। आर्थिक मामलों में जो स्वतंत्रता मिलती है उसके अंदर भारत है, उसका पूरे विश्व में कौन सा स्थान है भाई। तो भारत कौन से नंबर पे है, 105वें। भारत का जो स्थान है वो कौन सा भाई, 105वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। एग्जाम में जो सूचकांक होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है भाई। तो पूछ रहे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 105वां भाई। भारत 105वें नंबर पे। अगर ये पूछ ले पहला स्थान किसे मिला भाई, हांगकांग को। हांगकांग देश है, पहला स्थान किसे मिला, हांगकांग को। और दूसरा किसे मिला भाई, सिंगापुर। पहला स्थान हांगकांग का, दूसरा सिंगापुर का। भारत का कौन सा स्थान है, 105वां। भारत का कौन सा भाई, 105वां। इसके अलावा भी 4 सूचकांक है, आप याद कर लेना। ये 5 सूचकांक हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा भाई। अगर ये पूछ ले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है। मीडिया को आजादी देने में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है भाई, 142वें नंबर पे आता है मीडिया को आजादी देने में भाई। ठीक है भाई, अगर याद नहीं रहे तो ट्रिक से याद कर लेना कि भारत की जो मीडिया वो इतनी ओपन है भाई। कोई तो जो आम भाषा में बोलते हैं भाई, 1 की 2 लगा के बात बताना, लेकिन मीडिया इतनी है 1 की 2 नहीं लगाती, वो सीधी 1 की 4 ही लगा देती है भाई। 1 की 2 बात लगाने से उसका काम नहीं चलता, वो सीधी 1 की 4 लगा देती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा स्थान है भाई, 142वां। आगे भाई विश्व सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भाई। विश्व सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसमें भारत का जो स्थान है कौन सा भाई, 117वां नंबर पे है भाई भारत। देखो विकास का लक्ष्य है, वो सतत विकास का लक्ष्य है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है भाई, 117वां भाई। उसके बाद है भाई व्यापार सुगमता सूचकांक भाई, कि व्यापार करने में जो सुगमता होती है, जो आसानी होती है, इसके अनुसार भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा है भाई, 63वां। कौन सा है, 63वां भाई। यहाँ पर इतना आसान कानून है भाई व्यापार करने का। अगर कोई आदमी 3 रुपये लगाता है तो 3 के 6 रुपये बना लेता है भाई। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है भाई, 63वां। अगला भाई विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 144वां भाई। 144वां भाई। भारत इतना खुशहाल देश है जहां पर 4 लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं। कौन सा स्थान है, 144वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा, 105वां। विश्व प्रेस में 142वां। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 117वां। व्यापार सुगमता में 63वां। और खुशहाली सूचकांक में कौन सा भाई, 144वां। कौन सा, 144वां भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है भाई। सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत के एक राज्य में सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना उसको शुरू किया गया भाई। किस राज्य में शुरू की गई है, मेघालय। कहां पर शुरू किया गया भाई, मेघालय राज्य में इसको शुरू किया गया है। और इसकी जो लागत है
हुआ भाई 290 करोड़। 290 करोड़ रुपए की लागत से इसको शुरू किया गया है भाई। और इसकी जो इस योजना का शुभारंभ है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। जो मेघालय है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है भाई? कोनराड संगमा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। राज्यपाल कौन है भाई? सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल है। जो सत्यपाल मलिक है ये मेघालय के राज्यपाल बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? गोवा। गोवा का बनने से पहले कहाँ के थे भाई? ये जम्मू कश्मीर के थे भाई। और वर्तमान में किस राज्य के हैं भाई? ये मेघालय के ये राज्यपाल है। मेघालय में विधानसभा की 60 सीट है भाई, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है भाई। 60 विधानसभा की, 2 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की भाई। और यहाँ की जो राजधानी है शिलोंग है। जो राजधानी है शिलोंग, शिलोंग को स्मार्ट सिटी मिशन, शिलोंग को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत की 100वीं सिटी चुना गया था भाई। शिलोंग को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत की 100वीं सिटी है वो चुना गया था भाई। और यहाँ की एक नदी है जिसका नाम है उमागोट। उमागोट भाई, ये भारत की सबसे शुद्ध और सबसे स्वच्छ पानी की झील नदी है भाई। सबसे स्वच्छ और साफ पानी की नदी कौन सी है? उमागोट भाई। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपकी मेघालय में है भाई। तो सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना कहाँ पे शुरू की गई? आपकी मेघालय राज्य में इसको शुरू किया गया कोनराड संगमा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भाई। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला हमले से शिक्षा की रक्षा। विश्व का पहला हमले से शिक्षा की रक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया? विश्व का पहला हमले से शिक्षा की रक्षा नामक दिवस है पहली बार किस तारीख को मनाया गया भाई? तो ये पहली बार है वो किस तारीख को मनाया गया था? 9 सितंबर को भाई। किस तारीख को? 9 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व का पहला हमले से शिक्षा की रक्षा नामक दिवस है वो मनाया गया 9 सितंबर को। 9 सितंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सितंबर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिवस मनाया गया भाई। एक तो आपका ये हो गया हमले से शिक्षा की रक्षा। कहने का मतलब भाई शिक्षा के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं होना चाहिए भाई, रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो शिक्षा वो पूरे विश्व में सुचारू रूप से चलनी चाहिए भाई। कितनी तारीख को बनाया गया? 9 सितंबर को। और 2020 को पहली बार ये बनाया गया भाई। दूसरा कौन सा बनाया गया था? नीले वातावरण के लिए, नीले वातावरण के लिए स्वच्छ वायु का, नीले वातावरण के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। नीले वातावरण के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। किस तारीख को मनाया गया भाई? 7 सितंबर को। नीले वातावरण के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? 7 सितंबर को भाई। अगर ये पूछ ले विश्व चाय दिवस है, विश्व चाय दिवस भाई। जो चाय की खेती होती है इसको बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2020 में ही विश्व चाय दिवस मनाया गया भाई। कितनी तारीख को? 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला चाय दिवस मनाया गया भाई। अगर ये पूछ ले राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कितनी तारीख को? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को भाई। ठीक है भाई। 2020 के क्वेश्चन है भाई ये। हमले से शिक्षा की रक्षा 9 सितंबर 2020 को। स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को। विश्व चाय दिवस 21 मई को। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कितनी तारीख को मनाया गया भाई? 27 फरवरी 2020 को। 27 फरवरी 2020 को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किस समिति का गठन किया गया भाई? जिसने बैंकों से कर्जा ले रखा है उनका निपटारा करने के लिए एक समिति का गठन बनाया गया भाई। उनको छूट देकर जो उनका
जो उन्होंने लोन लेकर उसको भरवाएंगे भाई कि आप इतने भर दे, आप बाकी आपका माफ कर देंगे। इसलिए राहत देने के लिए एक समिति का गठन किया गया भाई। तो इस समिति का क्या नाम है? राजीव महर्षि समिति। राजीव महर्षि समिति भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजीव महर्षि है ये भारत के भूतपूर्व कैग रह चुके हैं, सीएजी कैग होता है जो कैग रह चुके हैं, ये राजीव महर्षि भाई। इन्हीं के नाम पर बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए एक समिति का गठन किया गया भाई। इसके अलावा भी 2019 और 20 में कौन कौन सी समिति बनाएगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये पूछ ले पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था भाई। जब से बीजेपी सरकार बनी है 3 चीज चर्चा में रहती हैं, स्वच्छ भारत, डिजिटल और मन की बात कार्यक्रम भाई। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था भाई? नंदन नीलेकणी समिति का गठन किया गया था भाई। जो नंदन नीलेकणी है ये आधार कार्ड के जो जनक है वो इसी को माना जाता है नंदन नीलेकणी को भाई। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? नंदन नीलेकणी समिति का भाई। दूसरा है भाई हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था भाई? हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? आपने सुना भी होगा हैदराबाद में एक डॉक्टर महिला थी तो उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी थी भाई, और बाद में पुलिस ने उनको उसी जगह पर ले जाकर और उनको मार दिया था और बता दिया था भाई हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे और इनकाउंटर कर दिया भाई। उसके बाद भी एक अच्छा काम किया था लेकिन कुछ संगठनों ने बता दिया भाई ये गलत किया है, तो उसकी जांच के लिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो सरकार है उसने एक समिति का गठन किया था। उस समिति का क्या नाम है भाई? वीएस सिरकपुर समिति का गठन किया था। अब ये समिति जांच करेगी भाई कि एनकाउंटर सही था या गलत था भाई। हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? वीएस सिरकपुर समिति का भाई। अगली है भाई भारत की नई जल नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया? भारत की नई जल नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया भाई? मिहिर शाह समिति भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत की नई जल नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया? मिहिर शाह समिति भाई। 2 समिति हो रहेगी भाई, इंपॉर्टेंट समिति है। अगर ये पूछ ले सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जो उसकी भरपाई वो कैसे करेंगे, इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया था भाई। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर एक समिति का गठन किया गया था, और जो समिति का गठन किया गया था उसका क्या नाम है भाई? नरीमन और थॉमस समिति भाई। नरीमन और थॉमस समिति का गठन किया गया था भाई कि कोई भी व्यक्ति रैली के दौरान, बंद के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इसी के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसका क्या नाम था? नरीमन और थॉमस समिति भाई। एक और याद कर लेना, डाटा सुरक्षा कई बार जिक्र आता है, फेसबुक ने डाटा लीक कर दिया, व्हाट्सएप ने डाटा लीक कर दिया भाई। तो उसी के लिए डाटा की सुरक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था भाई? BN कृष्णा समिति। डाटा की सुरक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया? BN सुरक्षा समिति भाई, BN कृष्णा समिति भाई। इसको भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन अभी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में कुल कितनी आत्महत्या हुई? NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में कुल कितनी आत्महत्या हुई? अभी सितंबर महीने में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था भाई।
तो उसी दिवस के अवसर पर एनसीआरबी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अनुसार 2019 में पूरे भारत में 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी भाई। 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी 2019 में भाई। और भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 13.6% लोगों ने हत्या की थी भाई। पूरे भारत में पूछ ले तो 1.39 लाख, महाराष्ट्र में कितने भाई? 13% लोगों ने की थी। और सबसे ज्यादा किस एज के व्यक्तियों ने हत्या की थी भाई? सबसे ज्यादा 30 से 40 साल के लोगों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की थी भाई। पूरे भारत का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा 30 से 40 साल के लोगों ने आत्महत्या की थी भाई। रिपोर्ट किसने जारी की है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भाई। इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। इसी के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया भाई। अगर क्वेश्चन पूछ ले, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, वो किस तारीख को मनाया जाता है भाई? 10 सितंबर को। किस तारीख को मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है भाई। और इसी को देखते हुए इस दिवस के अवसर पर ट्विटर के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है देयर इज हेल्प भाई। लोगों को जागरूक करने के लिए, आत्महत्या को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम है देयर इज हेल्प। किसके द्वारा शुरू किया गया भाई? ट्विटर के द्वारा भाई। तो सबसे ज्यादा जो आत्महत्या है भारत के किस राज्य में हुई है भाई? महाराष्ट्र में। और किस साल से किस साल तक सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं भाई? 30 से लेकर 40 तक भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास है। विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास भारत के किस राज्य में बनाया गया भाई? विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास है वो भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है भाई? ये मध्य प्रदेश में भाई। ये चर्चा में आया था अंडरपास भाई, क्योंकि इसके नीचे कैमरे लगा रखे थे और कैमरों ने बताया भाई कि इतने दिन में कितने जानवरों ने भाई वो अंडरपास का प्रयोग किया। शेर, टाइगर या कुछ भी जानवर हो गए, कितने जानवरों के द्वारा इस अंडरपास का प्रयोग किया गया भाई। उसके बाद ये चर्चा में आया और ये विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास है भाई। इसकी लंबाई कितनी है? 16 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है भाई? 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस नेशनल हाईवे के नीचे बनाया गया भाई? ये NH44 के नीचे इसको बनाया गया भाई, जो कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है भाई। और किस वन्य जीव अभयारण्य में? पेंच वन्य जीव अभयारण्य में। किस वन्य जीव अभयारण्य के अंदर बनाया गया इसको? पेंच वन्य जीव अभयारण्य के अंदर इसको बनाया गया भाई। जो पेंच है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 2 राज्यों में फैला हुआ है भाई। सबसे बड़ा अंडरपास का जिक्र आ गया भाई, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा और जिक्र पूछ ले, अगर ये पूछ ले, विश्व का सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म भाई। विश्व का सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है भाई? हुबली। कहाँ पर? हुबली। कितनी लंबाई होगी? 1400 मीटर भाई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर? हुबली कहाँ पे? कर्नाटक में। लंबाई कितनी? 1400 किलोमीटर भाई। इसका नाम चेंज कर दिया भाई हुबली रेलवे स्टेशन का। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना भाई कि इसका नया नाम है वो क्या है भाई। अगर ये पूछ रहे विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल पुल है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है अभी? वो भारत के जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, चिनाब नदी के ऊपर है। चिनाब नदी के ऊपर इसको बनाया जा रहा है भाई। और इसकी ऊंचाई है 467 मीटर भाई। ये भारत विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा भाई। चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में कितनी ऊंचाई होगी? 467 मीटर भाई। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली। सबसे बड़ा अंडरपास भाई मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? गुजरात में। सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे भाई? गुजरात में, नर्मदा जिले में स्टेचू ऑफ यूनिटी भाई। सॉरी, नर्मदा नदी के किनारे केवडिया जिले में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, यूनिसेफ ने, अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने किस अभिनेता को बाल अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भाई? यूनिसेफ ने किस अभिनेता को बाल अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया।
बाल अभियान का बच्चों के प्रति अभियान चला रखा है अभी, जो उसका ब्रांड एम्बेसडर है वो यूनिसेफ ने किसको नियुक्त किया है भाई? तो इसका नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना भाई, भारत के एक अभिनेता भी आयुष्मान खुराना, जिसको पूरे विश्व के लिए यूनिसेफ के बाल अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया भी। आयुष्मान खुराना को कुछ दिन पहले बजाज अलियांज इंश्योरेंस का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। कुछ दिन पहले बजाज अलियांज इंश्योरेंस का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और 2019 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं उसके तहत बेस्ट हीरो का खिताब भी दिया गया था भाई। 2019 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत बेस्ट हीरो का खिताब भी दिया गया था भाई। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1940 में भाई। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? न्यूयॉर्क में भाई। इसके अलावा भी 3-4 और ब्रांड एम्बेसडर है भाई, जिनको याद है कर लेना भाई। अगर यह पूछ ले ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया भाई? तो इसका आंसर होगा हरभजन सिंह। ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया भाई? हरभजन सिंह को भाई। अगर ये पूछ ले जुलाहा साड़ी, जैसे बनारसी साड़ी होती है भाई वैसे ही जुलाहा साड़ी होती है, तो जुलाहा साड़ी का प्रमोशन करने के लिए किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? परिणीति चोपड़ा भाई। परिणीति चोपड़ा को जुलाहा साड़ी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया भाई। उसके बाद है भाई पयुम्मा जो स्पोर्ट्स कंपनी है भाई, पयुम्मा का ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया भाई? करीना कपूर। पयुम्मा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? करीना कपूर को। लास्ट है भाई पेप्सिको का नया ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया? शेफाली वर्मा भाई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है भाई शेफाली वर्मा, और यहाँ की रहने वाली इसी को पेप्सिको का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ के बाल अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया भाई? आयुष्मान खुराना को। और यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर कौन है? यूएनडीपी का कौन है भाई? दिया मिर्जा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश के द्वारा ओमान सागर में जोलफराज 99 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? किस देश के द्वारा ओमान सागर में जोलफराग 99 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है भाई? तो कौन सा देश कर रहा है भाई, जिसके ऊपर अमेरिका ने भी ऐतराज जताया है? तो ये देश कर रहा है भाई आपका ईरान के द्वारा जोलफराग 99 नामक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। कहाँ पर? ओमान सागर में, ओमान की खाड़ी में। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा भाई। ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। राजधानी कौन सी है भाई? तेहरान है। और जो यहाँ के मुख्य राष्ट्रपति हैं कौन है? हसन रूहानी। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजधानी कौन सी है भाई? तेहरान भाई। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जैसे जो ईरान है, ईरान देश ने अपनी 2020 में अपनी नई मुद्रा बदली है भाई। ईरान देश ने अपनी मुद्रास्फीति से बचने के लिए नई मुद्रा को लागू कर दिया। और यहाँ की नई मुद्रा कौन सी है भाई? तोमान। ईरान की नई मुद्रा कौन सी है? तोमान भाई। अगर ये पूछ ले ईरान ने चारबा रेल परियोजना से किस देश को अलग कर दिया? तो भारत को भाई। भारत को इस परियोजना से ईरान ने बाहर कर दिया भाई। चारबा बंदरगाह बनाया था भारत ने, और वहां पर एक रेल परियोजना की भी स्थापना हो रही थी भाई, लेकिन ईरान ने भारत को उससे बाहर कर दिया भाई। अगर ये पूछ ले ईरान का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा था? ईरान का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा था? तो किस नाम से था भाई? नूर नाम से ईरान का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया था भाई। और ईरान का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा था? ईरान का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा था भाई? कौसर।
ईरान का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा था? कोसर भाई। तो ये युद्ध अभ्यास चर्चा में आ रहा है भाई, क्योंकि कई देशों ने इसके ऊपर विरोध जताया भाई। क्या नाम है? जोल्फ्राग 99। किस देश के द्वारा किया जा रहा है भाई? ये ईरान के द्वारा। कहां पर है? ओमान की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में जारी की गई पुस्तक जुडिशरी जज और जस्टिस, यह भारतीय कोर्ट के इतिहास के ऊपर पुस्तक लिखी गई भाई, जिसका नाम है जुडिशरी जज और जो जस्टिस पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई भाई? जुडिशरी जज और जस्टिस नामक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई भाई? तो सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील थी भाई, जिसका नाम था आर भानुमति भाई, उसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया भाई। आर भानुमति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, जिसका नाम है जुडिशरी जज और जस्टिस भाई। पूरे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इतिहास को इसके अंदर दर्शाया गया भाई। आर भानुमति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, इसको आप याद कर लेना भाई। और हम बार जब कोई भी करंट की पुस्तक करवाते हैं तो पिछली 4 पुस्तक को हम रिवाइज करते हैं भाई। तो आज हम कौन कौन सी पुस्तक को पढ़ेंगे, देखो एक बार। अगर ये पूछ लें 150 ईयर ऑफ सेलिब्रिटी महात्मा, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाई गई थी भाई, उसी के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया था। 150 ईयर ऑफ सेलिब्रिटी महात्मा भाई। और ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? फकीर हसन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई ये 150 ईयर ऑफ सेलिब्रिटी महात्मा भाई, किसके द्वारा लिखी गई? फकीर हसन के द्वारा। उसके बाद है बैक स्टेज भाई, ये भारत की जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया, जिसका नाम है बैक स्टेज भाई। और ये किसके द्वारा लिखी गई? मोंटेक अहलुवालिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया भाई, जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं भाई। मोंटेक अहलुवालिया। बैक स्टेज, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया भाई। अगली पुस्तक है प्रधानमंत्री टू रिमेंबर है। आपने देखा होगा भाई, पहले पैराडिक्शनल प्राइम मिनिस्टर करके 2 पुस्तक आई थी मिलती जुलती, वैसे ही भाई ये प्रधानमंत्री टू रिमेंबर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? ये सुशील कुमार के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, प्रधानमंत्री टू रिमेंबर भाई। अगली जो पुस्तक है कोर्ट ऑफ इंडिया। अगली पुस्तक है भाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? रंजन गोगोई भाई। रंजन गोगोई के द्वारा कोर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भाई। और वर्तमान में ये राज्यसभा के सदस्य हैं रंजन गोगोई भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में WHO के स्वतंत्रता पैनल में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? हाल ही में WHO के स्वतंत्रता पैनल में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया भाई? तो किसे शामिल किया गया है? प्रीति सूदन को WHO के स्वतंत्रता पैनल में भारतीय महिला के रूप में इसको शामिल किया गया भाई। प्रीति सूदन भाई, जो भारत की मुख्य स्वास्थ्य सचिव भी रह चुके हैं भाई, इसी को अब स्वतंत्रता पैनल में शामिल किया गया भाई। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? जेनेवा में। इसके अलावा भी भारत और भारतीय मूल की जो महिलाएं चर्चा में रही हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि WHO के स्वतंत्रता पैनल में शामिल होना अपने आप में बड़ी बात है भाई। तो किसे शामिल किया गया? प्रीति सूदन को, स्वास्थ्य सचिव ही रह चुके हैं भाई। इसके अलावा एक नाम याद कर लेना, कमला हैरिस भाई। तो ये भारतीय मूल की पहली महिला है भाई जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही है भाई। कमला हैरिस है, ये भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही है भाई। उसके बाद है
विन्नी महाजन। विन्नी महाजन भाई, जो विन्नी महाजन है ये वर्तमान में पंजाब राज्य की मुख्य सचिव है भाई। विन्नी महाजन है ये वर्तमान में पंजाब राज्य की मुख्य सचिव है। उसके बाद है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा भाई, जो शिखा शर्मा है ये वर्तमान में गूगल पे इंडिया की सलाहकार है भाई। शिखा शर्मा वर्तमान में गूगल पे इंडिया की सलाहकार है। उसके बाद है भाई प्रांजल पाटिल भाई, जो प्रांजल पाटिल है ये भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस बनी है भाई। प्रांजल पाटिल भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस बनी है। एक नाम याद और कर लेना, चारू सिन्हा भाई। जो चारू सिन्हा ये कश्मीर में सीआरपीएफ की आईजी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है भाई। चारू सिन्हा सीआरपीएफ की आईजी के रूप में नियुक्त होने वाली श्रीनगर के अंदर पहली महिला बनी है भाई, चारू सिन्हा भाई। तो इसको भी याद कर लेना। और अभी प्रीति सूदन कौन बनी है, WHO के स्वतंत्रता पैनल में शामिल किया गया भाई प्रीति सूदन को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, केंद्र सरकार के द्वारा किस मंदिर के लिए विदेशी अंशदान, केंद्र सरकार के द्वारा किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 को मंजूरी दे दी भाई। केंद्र सरकार ने किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 को मंजूरी दे दी भाई। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण मंदिर। इसका आंसर होगा भाई स्वर्ण मंदिर भाई। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जो स्वर्ण मंदिर है इसको इस अधिनियम के तहत है जो विदेशों से जो चंदा है वो चंदा सीधे मिल सकता है भाई। अभी तक किसी मंदिर को विदेशों से चंदा नहीं मिलता था, तो स्वर्ण मंदिर को इस अधिनियम की जो अनुमति दे दी भाई। अब इसके तहत स्वर्ण मंदिर को भी विदेशों से जो चंदा है वो मिल सकेगा भाई। जो स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, आपका अमृतसर में। कहाँ पर स्थित है भैया, ये आपका अमृतसर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने। इसका निर्माण किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने भाई। इसके अलावा भी और काफी सारे मंदिर हैं जो चर्चा में रहे भाई। कौन कौन से हैं, एक मंदिर का नाम आप याद रखना, रघुनाथ मंदिर भाई। और ये जो रघुनाथ मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में है भाई। कहाँ पर है ये जम्मू कश्मीर में है, रघुनाथ मंदिर है। इसको आतंकवादियों ने ध्वस्त कर दिया था भाई। अभी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसका दोबारा से पुनः निर्माण हो रहा है भाई। रघुनाथ मंदिर कहाँ पे है ये आपका जम्मू कश्मीर में है भाई। अगर ये पूछ ले भारत का 100% ऊर्जा वाला पहला मंदिर है वो कौन सा बनेगा, भारत का 100% सौर ऊर्जा वाला पहला मंदिर कौन सा बनेगा भाई, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये भारत का 100% सौर ऊर्जा वाला पहला मंदिर बनेगा भाई। एक मठ है भाई जिसका नाम है इडनीर मठ भाई। और ये जो इडनीर मठ है ये कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है भाई, केरल में। यहाँ की जो गद्दी पर विराजमान थे केशवानंद भारती, उनका देहांत हो गया भाई। उसको भी याद कर लेना, काफी चर्चित चेहरा था केशवानंद भारती। किस मठ के वो गद्दी थे भाई, इडनीर मठ की गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे भाई केशवानंद भारती, उनका भी देहांत हो गया भाई। तो ये थी भाई हमारी आज की महत्वपूर्ण करंट जीके भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।